हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ रिस्क के बारे में जानेंगे जो कि मार्केट के अंदर होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर। उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको उससे रिलेटेड रिस्क के बारे में भी आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्रेंड, जहां मार्केट में एक और फ़ायदा होता है तो दूसरी ओर लॉस भी होता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर बहुत अच्छा पैसा अर्न किया है काफ़ी कम समय के अंदर, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा लॉस भी किया है। तो फ्रेंड, हर जनरली आदमी यही सोचता है कि मैं प्रॉफिट की तरफ रहूं। तो अगर उसको प्रॉफिट की तरफ रहना है तो मतलब कि केवल सोच के नहीं रहना है, उसके लिए उसको कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा या फिर उसको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, तब वो प्रॉफिट की तरफ रह सकता है। आप अच्छा पैसा गेन नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा या और तरह के रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपको जानने पड़ेंगे, तब आप एक अच्छा पैसा वहाँ से अर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए फटाफट इसको जान लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या। तो फ्रेंड, जो लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, वो ऐसा उनके दिमाग में ऐसा होता है, ऐसा वो सोचते हैं कि अगर हमने एक स्टॉप लॉस लगा लिया तो मेरा जो रिस्क है वो मेरा एक रिस्क जो है वो कम हो गया। जबकि सही मायने में फ्रेंड, रिस्क मैनेजमेंट इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के रिस्क हैं। जैसे फ्रेंड, हम फर्स्ट किसी की बात करें तो वो है बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क। तो फ्रेंड, अब आप मुझसे पूछोगे कि ये बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क है क्या, तो फ्रेंड आइए इसको जान लेते हैं। तो फ्रेंड, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मान लो कि कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, या फिर कोई भी मान लो कि अगर आप वहाँ पे कोई स्ट्राइक होता है, या कोई भी लेबर को लेके इश्यूज होता है, या फिर कंपनी के ऊपर किसी तरह का इम्पैक्ट आता है किसी चीज़ को लेकर, वो या फिर कोई प्रोडक्ट बना रही है उसको लेकर, तो फ्रेंड इसको बोलते हैं क्या, बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क। ये इसके अंतर्गत आता है। अगर ऐसा होता है, अगर वहाँ लेबर को लेके कुछ इश्यूज होते हैं, तो वो पूरे का पूरा जो क्या है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को वो इम्पैक्ट करता है। तो फ्रेंड, यहाँ हम सेकंड किसी की बात करेंगे तो वो है एफएमसीजी सेक्टर। तो फ्रेंड, अगर एफएमसीजी सेक्टर को आप देखोगे तो आप उसके अंदर में, एफएमसीजी सेक्टर के जो अंदर में जो भी कंपनियां हैं, उनके जो प्रोडक्ट, वो जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके कॉस्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर, कॉस्ट को लेकर, जो छोटे प्लेयर्स हैं या फिर जो रीजनल बोल लो, रीजनल प्लेयर्स हैं, वो क्या होते हैं, इस कंपनी को, एफएमसीजी को के सेक्टर के अंदर जो कंपनियाँ आती हैं उनको बहुत ही कांटे की टक्कर वो देते हैं, जिससे कि इन कंपनियों को सरवाइव करने में बहुत मुश्किल होती है। तो फ्रेंड, ये पूरा का पूरा जो है वो एक बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क है। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा एक मार्केट के अंदर कंपटीशन बना है, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर पूरा का पूरा एक कंपटीशन बना रहता है। तो इस चीज़ को आप लेकर कह सकते हो कि यहाँ पर एक बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क है, क्योंकि इन कंपनियों को, चाहे वो छोटे प्लेयर्स हो या फिर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर जो बड़ी कंपनी आ रही हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर क्या है कि जो छोटे प्लेयर्स हो गए या फिर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हो गए, इन सभी को प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इन सभी को। फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है इंडस्ट्री रिस्क के बारे में, कि आखिर इंडस्ट्री रिस्क है क्या। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप इंडस्ट्री रिस्क को आप एक सेक्टर रिस्क भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी एक कंपनी में, किसी एक कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा एक सेक्टर जो है वो इम्पैक्ट करता है। अब फ्रेंड, यहाँ पर अगर मुझे एग्जांपल एक देना होगा तो मैं एक स्टील सेक्टर का दूंगा, क्योंकि फ्रेंड जो चाइना से स्टील इंपोर्ट होता है वो पूरा का पूरा जो है ये एक सेक्टर रिस्क है। जबकि फ्रेंड क्या है यहाँ पर कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उस सेक्टर को क्या है वो सेफ रखती है, बट ये क्या है, पूरा का पूरा एक सेक्टर रिस्क है जो कि इंडस्ट्री रिस्क के अंदर आता है।
तो फ्रेंड अगर यहाँ पर सेकंड किसी का एग्जांपल देना होगा तो मैं दूंगा आईटी सेक्टर का। तो फ्रेंड आईटी सेक्टर के अंदर आप देखोगे कि जो ऑटोमेशन है, जो 4-5 साल 10 साल में जो भी ऑटोमेशन होगा वो क्या है, एक इंडस्ट्री रिस्क है पूरा का पूरा। क्योंकि आगे आने वाले कुछ सालों में ऑटोमेशन के कारण जो आईटी सेक्टर है उसका जो रेवेन्यू है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर जो बिलिंग होती है वो मैन आवर के हिसाब से होती है, मैन पावर के हिसाब से होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा, अगर ऑटोमेशन हो जाएगा तो आईटी सेक्टर के अंदर जो है वो मैन पावर जो है वो श्रिंक होके काफ़ी कम हो जाएगा, जो कि ये आईटी सेक्टर के लिए एक इंडस्ट्री रिस्क होगा। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट बात करेंगे रेगुलेटरी रिस्क के बारे में। तो फ्रेंड रेगुलेटरी रिस्क भी जो है वो क्या है, एक सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क है। तो फ्रेंड यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं लेना चाहूँगा टेलीकॉम सेक्टर को। तो फ्रेंड टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जो अपना गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कोई भी टेलीकॉम सेक्टर को लेके कोई भी वो डिसीजन लेती है, वो क्या है कि पूरा टेलीकॉम सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। उसमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कोई एक स्टॉक है तो उस पर इम्पैक्ट करेगा, वो एक पूरा का पूरा वो जो सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर हुआ तो वो पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर जो है वो इम्पैक्ट में आता है। तो दैट इज रेगुलेटरी रिस्क। जैसे कि फ्रेंड एग्जांपल के लिए मान लो जो ट्राई है, अगर वो कुछ भी अपना डिसीजन लेता है टेलीकॉम सेक्टर के अगेंस्ट या फिर कुछ भी ऐसा डिसीजन लेता है या किसी भी चीज़ की लिमिटेशन लगाता है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक रेगुलेटरी रिस्क है जो कि पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर को क्या है, इम्पैक्ट करता है। उसके कारण क्या होता है, शेयर की जो भी शेयर रहते हैं उसके अंदर उनमें आपको दबाव देखने के लिए मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त। तो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसी एक डिसीजन की वजह से पूरा का पूरा जो सेक्टर है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये रेगुलेटरी रिस्क होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर एक और एग्जांपल की अगर हम बात करना चाहेंगे तो वो हम फार्मा सेक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो फ्रेंड फार्मा सेक्टर के अंदर आप देखोगे कि ये भी फार्मा सेक्टर भी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो भी ड्रग्स यहाँ पे जो भी है उसकी जो प्राइस लिमिटेशन होती है, वो अगर कहीं पे भी अगर कभी ऐसा कुछ न्यूज़ आता है कि नहीं इसकी प्राइस की एक लिमिट कर दी गई है या फिर इसको इतना इस प्राइस से वो ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते हैं, तो ये क्या है, ये भी पूरा का पूरा एक रेगुलेटरी रिस्क है। अगर ऐसा होता है, इस तरह का अगर बाउंडेशन अगर लगाया जाता है तो क्या है कि इस बाउंडेशन की वजह से ये पूरा का पूरा सेक्टर, पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर जो है वो इम्पैक्ट में आएगा। तो ये जो है ये भी रेगुलेटरी रिस्क के अंदर आता है। क्योंकि अगर आप फार्मा सेक्टर की बात करोगे तो अगर वहाँ पर आप अगर उसके प्राइस की लिमिटेशन लगा दोगे तो उसका क्या है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। मतलब कि आप तो लिमिट लगा दिए हो उसके प्राइस पे। तो फ्रेंड यहाँ पर एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा, वो है एयरलाइंस कंपनी का। एयरलाइंस कंपनी के अंदर फ्रेंड आप देखोगे कि जब उसको न्यू रूट के लिए परमिशन, कोई भी नए रास्ते के लिए परमिशन लेना होगा, तो क्या है, इस परमिशन के कारण इस पूरे के पूरे सेक्टर पे एयरलाइन सेक्टर जो है पूरा इसके ऊपर इम्पैक्ट एक बना रहता है। अगर उसको परमिशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर पूरा का पूरा क्या है, ये सेक्टर पूरा इम्पैक्ट में आता है। जो एयरलाइन कंपनियां हैं उनको मेट्रो रूट के ऊपर ऑपरेट करने का उनको परमिशन नहीं है, और ऐसा नहीं करने से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो फ्रेंड ये भी क्या है, ये भी एक तरह का रेगुलेटरी रिस्क है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर का। तो फ्रेंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो है क्या, तो फ्रेंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो क्या है, वो पूरे ट्रेंड को चेंज कर सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंतर्गत आता है आपका जो इंटरेस्ट रेट हो गया, इससे रिलेटेड इन्फ्लुएंस हो गया, ये सारा कुछ जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंतर्गत आता है, जो कि पूरे ट्रेंड को जो है वो चेंज कर सकता है। तो फ्रेंड इन दोनों चीज़ों को छोड़कर अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन हो गया या पॉलिटिकल व्यू हो गया या पॉलिटिकल रिस्क हो गया, कुछ भी हो गया, वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को के अंतर्गत आता है और वो मार्केट के ट्रेंड को पूरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड अगर यहाँ पर एक एग्जांपल देना होगा तो मैं दूंगा रिकैपिटलाइजेशन का। आपने देखा होगा पीएसयू बैंक के अंदर रिकैपिटलाइजेशन प्लान का, जिसके बाद आपने देखा होगा पीएसयू बैंक की अच्छी खासी पिटाई हुई थी। यहाँ पर पीएसयू बैंक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। फ्रेंड यहाँ पर हम पॉलिटिकल रिस्क के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखोगे कि पॉलिटिकल रिस्क जो है वो कुछ भी पॉलिटिकल डिसीजन के कारण आता है।
जैसे फ्रेंड कि आप मान लो कोई एक लीकर कंपनी है जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंतर्गत आता है, वो वहाँ पर उसका मैन्युफैक्चर प्लांट है स्टेट के अंदर। तो कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन अगर होता है कि वहाँ पर अगर शराबबंदी करनी है तो उसके कारण क्या होगा, वो लीकर कंपनी का प्लांट तो बंद हो जाएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा वो जो सेक्टर है वो इसके इम्पैक्ट में आएगा। तो फ्रेंड ऐसा करने से क्या होगा, वो जो लीकर कंपनी है उसको वहाँ पर अपना प्लांट बंद करना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि पूरा का पूरा जो है वो सेक्टर है उसके अंदर एक इम्पैक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक पॉलिटिकल रिस्क है। तो फ्रेंड पॉलिटिकल डिसीजन भी जो है वो क्या है, वो एक तरह का बहुत बड़ा रिस्क है जो कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक को या फिर किसी सेक्टर को या फिर पूरे के पूरे मार्केट को जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि जो शेयर मार्केट के अंदर है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। अगर फ्रेंड ऐसा होता है तो वो क्या है, पूरा का पूरा इससे मार्केट जो है शेयर मार्केट वो पूरा का पूरा प्रभावित होगा और साथ ही साथ ये पूरे के पूरे सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। मतलब कि फ्रेंड अगर ऐसा यहाँ पर होगा तो मार्केट के अंदर जो भी पूरा का पूरा सेंटीमेंट बना होगा वो पूरा का पूरा ये न्यूज़ उस पूरे सेंटीमेंट को पूरी तरह से वो चेंज कर देगा। तो ये जो रिस्क है ये पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से, ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल रिस्क है। तो फ्रेंड अगर आप मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको इन सभी चीज़ों को जानना होगा कि मार्केट के अंदर रिस्क क्या क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मार्केट रिस्क के बारे में। तो फ्रेंड मार्केट रिस्क के अंदर आता है मार्केट ट्रेंड। तो फ्रेंड चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर इंट्राडे, कुछ भी करें, आपको मार्केट ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मार्केट ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, आपको ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड अगर आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता है कि वो बेरिश है या बुलिश है, तो फिर आपको उसी की दिशा में जो है वो ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जो भी है वो करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड अगर आप उसके ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो फ्रेंड अगर आप जान रहे हो कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है, तो फिर आपको मार्केट के अगेंस्ट आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप उसके अगेंस्ट ट्रेड लेते हो तो वहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा एक रिस्क है। वहाँ पर आपको हमें हमेशा मार्केट के ट्रेंड के दिशा में ही ट्रेड लेना है। क्योंकि फ्रेंड ऐसा माना जाता है इन्वेस्टर का या ट्रेडर का कि मार्केट अगर बुलिश है, अगर वो बुलिश मोड में है, तो क्या है कि कोई कमज़ोर स्टॉक भी अगर रहेगा तो वहाँ पे अगर मार्केट बुलिश है तो वो कमज़ोर स्टॉक भी जो होता है वो बुलिश हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि फ्रेंड आप अक्सर देखोगे कि अगर मार्केट आपका बुलिश चल रहा है तो कोई भी स्टॉक है अगर उसके अंदर कमज़ोरी भी है तो आपको उतनी कमज़ोरी नहीं देखने को मिलेगी। अगर उसको लेकर अगर कोई मार्केट में न्यूज़ नहीं है तो उसके अंदर आपको उतनी कमज़ोरी नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर मार्केट आपको बुलिश है तो आप देख पाओगे कि जो कमज़ोर स्टॉक भी रहते हैं वो भी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं आसानी से। मतलब कि फ्रेंड ये लोगों का पूरा सेंटीमेंट जो है इससे ऐसा ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि फ्रेंड जो कमज़ोर स्टॉक भी रहते हैं वो भी मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट बहुत कम चलते हैं। है तो हमें हमेशा मार्केट के ट्रेंड के दिशा के हिसाब से ही ट्रेड लेना चाहिए, कभी उसके अगेंस्ट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट के दिशा के अगर अगेंस्ट आप ट्रेड लेते हो तो पूरा का पूरा वहाँ पर क्या है, वो रिस्क है। तो फ्रेंड क्या रिस्क एनालिसिस करना ज़रूरी है या नहीं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट को हम सीख सकते हैं या नहीं, ये सारा कुछ जानने के लिए ये वीडियो मैं आप लोग तक लेकर आया था। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।